कतर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे आपको होटल करना, बुकिंग करना ज़रूरी है। एक दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी था, जो कि मुझे नहीं करना पड़ा। एक्सचेंज कर लिया थोड़ा बहुत, जितना मुझे ज़रूरत थी, बाकी तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद में मैंने सिम कार्ड लिया, लोकल सिम कार्ड। रिटर्न टिकट मुंबई दोहा, दोहा मुंबई, इकोनॉमी क्लास का मुझे पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त हूँ दोहा में, मेरे होटल के रूम में। फिर से एक बार दोहराता हूँ मैं थोड़ा सा कि कल रात को पुणे से निकला मैं अपने घर से, मुंबई आया एयरपोर्ट पे, और कतर एयरवेज़ की मुंबई दोहा फ़्लाइट लेके, जो कि सुबह 4:30 बजे मुंबई से निकली। तो दोहा में वो फ़्लाइट लैंड हुई सुबह दोहा टाइम के हिसाब से 5:15 बजे। एक्चुअली कतर जो है वो इंडिया से 2.5 घंटा पीछे है टाइमिंग के हिसाब से, तो लगभग 3-3.25 घंटे की फ़्लाइट थी। उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन बहुत स्मूथ रहा। उसके बाद मैंने करेंसी थोड़ी बहुत एक्सचेंज कर लिया। इंडिया के 22 रुपीज़ का एक कतारी रियाल मिलता है, तो मैंने एक्सचेंज कर लिया थोड़ा बहुत, जितना मुझे ज़रूरत थी, बाकी तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद में मैंने सिम कार्ड लिया, लोकल सिम कार्ड, जो कि मुझे पड़ा 35 रियाल का, यानी लगभग 750-800 रुपये का। एक हफ्ते की उसकी वैलिडिटी है, 7 दिन की, और 7 दिन में मुझे डेटा मिलेगा केवल 2 GB। इंडिया में हम लोग हर रोज़ 2 GB ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे मुझे 7 दिन तक 2 GB में काम चलाना पड़ेगा। खैर, मुझे ज़्यादा काम भी नहीं है, कहीं अगर मैं रास्ते से घूम रहा हूँ तो मुझे सिर्फ गूगल मैप्स देखने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ यहाँ होटल की रूम में तो मुझे फ्री वाईफाई में यहाँ का यूज़ कर सकता हूँ। जिस कंपनी का मैंने सिम कार्ड लिया उसका नाम है ओरिडू, ओरिडू या ओरिडू, ऐसा कुछ नाम है। नेटवर्क वगैरह अच्छा है। मुंबई से दोहा की कतर एयरलाइंस की जो मेरा टिकट था, वो मुझे रिटर्न टिकट मुंबई दोहा, दोहा मुंबई, इकोनॉमी क्लास का मुझे पड़ा लगभग 42,000 में। उसके बाद में कतर में अभी भी ये जो कोविड पैंडेमिक की वजह से दुनिया भर में जो कुछ भी अलग अलग कंट्रीज़ में जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस आए, वैसे ऑब्वियसली कतर में भी आए। अभी उसमें से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आने के लिए मेजरली 2 बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली आप किसी भी देश में अगर जा रहे हैं तो आपको आपका जितना भी ड्यूरेशन है, जितने भी दिन आप रुकने वाले हैं, उतने दिन का आपको होटल बुकिंग करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग booking.com से वगैरह या कोई भी वेबसाइट जिस पर होटल बुकिंग कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन कतर में थोड़ा सा अलग तरीका है कि यहाँ पे कतर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, तो जिसका नाम है डिस्कवर कतर, discoverqatar.com। उसी वेबसाइट पे आपको होटल करना, बुकिंग करना ज़रूरी है। ये बात मेजरली आप ध्यान में रखिएगा। मैंने भी ये गलती की, मैंने booking.com पे बुकिंग कर लिया था, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि ये booking.com वाला बुकिंग यहाँ पे कतार में काम का नहीं है, तो ऑब्वियसली वो विद इन टाइम लिमिट मैंने कैंसिल कर लिया, तो मुझे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगे। तो मैंने डिस्कवर कतार पे बुकिंग किया। यहाँ पे मैं 5 नाइट रुकने वाला हूँ। तो ये जो बुकिंग है उसमें जो सबसे सस्ता होटल था जहाँ मैं अभी रुका हूँ, इसका नाम है होटल मिलेनियम सेंट्रल। ये एयरपोर्ट रोड पे ही है, और यहाँ से हार्डली 200 मीटर्स पे एक मेट्रो का स्टेशन है। हम आगे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको वो सब दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। तो इसका मुझे
टैरिफ पड़ा है 5 दिन का 1000 कतारी रियाल, यानी 22,000 रुपीज़। इसमें मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ स्टे के लिए। 4 स्टार होटल, ये प्रॉपर्टी 4 स्टार है। लेकिन अब क्या करें, महंगा तो है, लेकिन भाई कंट्री ही महंगी है तो उसके कुछ कर नहीं सकते हम लोग उसके लिए। तो ये डिस्कवर कतार पे बुकिंग करने के बाद में, होटल का बुकिंग करने के बाद में आपको एक बुकिंग रेफरेंस मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ जैसा आरोग्य सेतु ऐप है ना, ये कोविड के वजह से जो ऐप गवर्नमेंट ने बनाया है, वैसा ही यहाँ पे एक ऐप है, उसको कहा जाता है एहतराज़। मैं इन दोनों चीज़ों की, ये डिस्कवर कतार और एहतराज़, ये दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एहतराज़ पे आपको इंडिया से निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो उसमें आपको आपका अराइवल डेट, यहाँ से आप वापस कब जाने वाले हैं उसका डेट, ये आपको इन्फॉर्मेशन उसमें डालना पड़ेगा। और उसमें आपको डिस्कवर कतार पे आपने जो ये होटल का बुकिंग किया है उसका आपको रेफरेंस नंबर जो है वो उस पर डालना पड़ेगा। उसके सिवा आपका वो एतराज़ का जो है अप्रूवल नहीं होगा। और अगर आपको अगर एतराज़ का अप्रूवल नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको वहाँ से, इंडिया से फ़्लाइट में बैठने ना दिया जाए, या बैठने भी दिया जाए तो यहाँ आने के बाद में अराइवल वीज़ा आपको शायद ना मिले। अब ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी पैंडेमिक की वजह से है, कोविड की वजह से। लेकिन इसमें और एक बात है कि अभी तक जो भी लोग आ रहे थे उनको, अभी तक जहाँ तक मैंने चेक किया था, 1 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी था, जो कि मुझे नहीं करना पड़ा। मुझे क्वारंटाइन से एग्जेम्पशन मिल गया है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड के पेशेंट कम हो रहे हैं, धीरे धीरे हर जगह की, सिर्फ कतार की नहीं, हर जगह की गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम कर रही है। तो मुझे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सुबह यहाँ होटल में पहुँचने के बाद सो गया था, अभी उठा हूँ, अभी शाम को बाहर निकलूँगा। हाँ, एतराज़ पे आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आप जब निकलने वाले हैं इंडिया से तो मिनिमम 3 दिन पहले और मैक्सिमम 7 दिन पहले। ऐसा नहीं कि आप सॉरी, सपोज़ आप 15 अक्टूबर को निकलने वाले हैं तो आप 15 सितंबर से या 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 15 अक्टूबर को इंडिया से निकलने वाले हैं तो 8 अक्टूबर से आप एतराज़ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। और लेट से लेट आपको करना है, आपको 15 को निकलने वाले अगर है तो मतलब आपको 12 तारीख तक के आपको वो अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको उसका रजिस्ट्रेशन, उसका अप्रूवल आ जाता है, वो अप्रूवल आप साथ में लेकर आइए और यहाँ आपको इमिग्रेशन में दिखाने के बाद में आपको अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। फिर बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, आपका RT-PCR और अपना कोविड वैक्सीनेशन वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह, ये सब जो जनरल चीज़ें हर जगह लगती है वो तो लगती ही लगती है। जितना मैंने नेट पे स्टडी किया था तो मुझे कहीं पे 160 रियाल, कहीं पे 200 रियाल अराइवल वीज़ा की फ़ीस है कतार की, ऐसा मैंने स्टडी किया था। लेकिन बाय गॉड आपको बोलता हूँ, मुझे 1 रुपया भी आज लगा नहीं है, उन्होंने कहीं पे भी मांगा नहीं है अराइवल वीज़ा की फ़ीस। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अराइवल वीज़ा फ्री में है इंडियंस को, हो सकता है कि मैंने डिस्कवर कतार के थ्रू जो होटल बुकिंग किया है उसमें शायद ये चार्जेस इंक्लूड हो गए हो, लेकिन मुझे इस वक्त इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ये हो गई ये सब प्रोसीजर। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ कतार देश के बारे में। कतार का जो लोकेशन है वो मैंने कल आपको बताया कि एक अरेबियन कंट्री है, या फिर जिस एरिया को हम अरब वर्ल्ड कहते हैं या मिडल ईस्ट कहते हैं, तो उसमें ये कंट्री है। इसके तीनों साइड से, मीन्स वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ,
तीनों में इसके पर्शियन गल्फ़ है और साउथ में इसका जो लैंड बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया के साथ में शेयर होता है। काफ़ी छोटा सा देश है। इसका ईस्ट वेस्ट अगर आप डिस्टेंस पकड़ेंगे तो 80 to 100 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नॉर्थ साउथ पकड़ेंगे तो 200 या 220 किलोमीटर्स होगा। इतना छोटा सा देश है। अब कतर की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में उस वक्त यहाँ के जो रूलर्स थे तो उनको कहीं पे ऐसा डर सता रहा था कि हम पे किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ का हम पे कोई हमला वमला ना हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने ब्रिटेन के साथ में एक समझौता किया था, जिसके तहत आने वाले 55 सालों तक यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम वगैरह, तो उसमें कुछ हिस्सा इनको ब्रिटेन को देना था और उसके बदले में ब्रिटेन इनको प्रोटेक्शन देने वाला था। तो ऐसा इनका ये समझौता हुआ था। 1970 या 71 में कतर जो है वो इसको इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन लगभग 1990s तक कतर जो है वो इतना रिच कंट्री नहीं था। 90s के बाद में इनको नेचुरल गैसेस के बहुत सारे रिसोर्सेस मिले, लेकिन उस वक्त भी प्रॉब्लम ऐसा था कि नेचुरल गैस जो है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी था उस वक्त। और इनके जो नेचुरल गैस लेने वाले जो आज की कंट्रीज जैसे इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, तो वहाँ तक बाय पाइपलाइन नेचुरल गैसेस ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद में जब नेचुरल गैसेस को लिक्विफाई करने की टेक्नोलॉजी जब इन्होंने एडॉप्ट की, उसके बाद में सही मायने में अगर कहा जाए तो कतर जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग बनते गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कतर आज की घड़ी में दुनिया में जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से मेरे ख्याल से तो नंबर 1 है, या थोड़ा सा वो कैलकुलेशंस में ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन हमेशा से पहले 3 में या पहले 5 में कतर रहा है। तो ऐसा ओवरऑल ये सब हिसाब किताब है कतर का। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली अरेबिक है। एयरपोर्ट से मैं होटल तक आया और इवन एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा काफ़ी सारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लोग यहाँ पे है। हिंदी बात आप आराम से कर सकते हैं, जानकारी सब मिल सकती है। तो फ़िलहाल तो इतनी जानकारी है मेरे पास कतर की। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा घूमने के लिए, सिटी एक्सप्लोर करूँगा। अभी कुछ फिक्स नहीं है कहाँ जाना है, तो बस जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप निकलो, चलते बनो, अपने आप कुछ ना कुछ मिलते जाता है। तो चलिए चलते हैं, अभी ये सिटी एक्सप्लोर करना मैं शुरू करता हूँ।